हाँ तो वेलकम टू इमेजिन पर यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, आईएससी केमिस्ट्री का जो आज का पेपर हुआ है उसका बेटा मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। ठीक है ना। तो फटाफट हम लोग अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए बेटा मेरा जो पेपर का जो पेज है बेटा इधर आपका आता रहेगा। आपके पास पेपर सेट भी होना चाहिए। फिलहाल यहाँ पर भी वे क्वेश्चन लिख के आएंगे। अब मैं फटाफट अपना पेपर लेके आता हूँ और देखो जो फटाफट सॉल्व होने क्वेश्चन है उनको मैं जल्दी से सॉल्व कराता हूँ। ठीक है। और सभी बच्चे अपने अपने आंसर फटाफट मैच करते रहे। जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन देखो आया था सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, जिसमें हम लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स करना होता। ठीक है, तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट क्या पेपर यहाँ पे आपका आ गया होगा, उसको आप देखिएगा। फर्स्ट पार्ट में लिखा है फिलिंग द ब्लैंक्स इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी सेल बट इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी सेल। मतलब आपको पता होना चाहिए प्राइमरी सेल क्या और सेकेंडरी सेल। देखो ऊपर दो सेल दे रखे हैं, तो ड्राई सेल आपने ड्राई सेल पढ़ा होगा, वो बेटा प्राइमरी सेल होता है। और जो मेरे पास निकिल कैडमियम वाला होता है ना बेटा, वो मेरा क्या होता है सेकेंडरी सेल। मतलब कुल मिला के पहले फिलिंग द में फर्स्ट वाले में यहाँ जो आप भरेंगे वो ड्राई सेल भरेंगे, और जो सेकेंडरी सेल था उसमें आप भरेंगे निकिल कैडमियम वाला। ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखा है द कॉम्प्लेक्स, आप पेपर वहां से अपना वॉच करेंगे। ठीक है, द कॉम्प्लेक्स NiCO का होल 4। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में मेरे पास कॉम्प्लेक्स NiCO4 के बारे में कुछ जानकारी वो चाह रहा है। ठीक है, क्या चाह रहा है देखते हैं। इज ए शेप, शेप का मतलब इसका शेप बेटा आपको पढ़ाया गया होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, ये टेट्राहाइड्रल होता है। तो कहीं ऑप्शन आपका दिया होगा टेट्राहाइड्रल, आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऑप्शन आपका होगा स्क्वायर प्लेनर तो है नहीं, टेट्राहाइड्रल। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर नहीं होता है, टेट्राहाइड्रल इज ए शेप एंड निकिल। और निकिल का जो ऑक्सीडेशन नंबर, क्यों भाई CO का चार्ज 0 तो निकिल का भी चार्ज क्या हो गया 0। तो यहाँ पर आपका 0 फील्ड हो जाएगा। आवश्यक नहीं है कि आप ऊपर देखे जा करके आपको डायरेक्ट आंसर पता तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे आ जाइए। मेरे पास पहले क्वेश्चन का थर्ड पार्ट देखिए, मेरे पास क्या दे रखा है, लिखा है व्हेन एसिटाल्डिहाइड इज ट्रीटेड विथ। क्यों भाई, एसिटाल्डिहाइड का मतलब क्या हो गया CH3C डबल बॉन्ड OH। अगर मैं इसको देता हूं हाइड्रोजन दे रखा है, उसने क्या दे रखा है हाइड्रोजन। अगर केवल मैं हाइड्रोजन देता तो वहां हाइड्राजोन बनता, मगर उसने बेस दे रखा है तो बेस के साथ बेटा ये क्लेमेंस, ये आपका बन जाता है वोल्फ किस्नर, और जहां पर CO होगा वहां हो जाता है CH2। तो ये मेरे पास हो जाएगा CH3, आपका ये भी CH3, तो आपका एथेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चा, एथेन बन जाएगा। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेटा वोल्फ किस्नर रिडक्शन। ठीक है, तो जहां पर आपका लिखा है पहला फिलिंग द ब्लैंक्स, उसमें आपको एथेन लिखना, ऊपर जाके देख लीजिएगा एथेन कहीं होगा। और सेकंड वाले में आपको लिखना है बेटा वोल्फ किस्नर। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में आ जाइए। पहले का जो फोर्थ पार्ट है मेरे पास क्या लिखा हुआ देखते हैं, द ट्रांजिशन मेटल आयंस हैविंग। देखो D ऑर्बिटल्स आर कलरलेस। देखो आपको पता होगा कि अगर कोई ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो गया या मेरे पास हो गया मोस्टली फुलफिल्ड हो गया या फिर एम्प्टी हो गया तो वो बेटा कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर एक जगह पर आपका ऑप्शन दे रखा है कंप्लीटली फिल्ड। ठीक है, तो कंप्लीटली फिल्ड में बेटा DD ट्रांजिशन नहीं हो पाता है, इस वजह से वो कलरलेस होता है। ठीक है, और अच्छा बताओ, अगर मेरे पास D10 हो गया कंप्लीटली फिल्ड हो गया तो सब इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होंगे। बच्चा बताइए, सब इलेक्ट्रॉन अगर पेयर्ड होंगे तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा बेटा डायमेट्रिक। तो मेरा ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आपका पेपर बगल में लगा हुआ है, आप उससे देख सकते हैं अगर आपके पास है ये, तो फिर बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बी क्वेश्चन में आते हैं, सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म। ठीक है, बी का फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो भाई उसने मेरे पास एक कंपाउंड रखा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस द सोल स्मेलिंग कंपाउंड मेथिल आइसोसाइनाइड। देखो भैया मेथिल आइसोसाइनाइड, यानी ये सीधी सी बात है, जब आइसोसाइनाइड की बनने की बात कर रहा है तो ये कार्बिल रिएक्शन होती है। क्योंकि यहाँ मेथिल लिखा हुआ है तो सीधी सी बात है मैं मेथिल एमीन लेके चलूंगा, प्लस यहाँ पर इसको देता हूँ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका D मेरे को दिख रहा है, क्लोरोफॉर्म एंड मेथिलेमीन। और ये जो यहाँ पर आपका मेथिलेमीन होगा ये बन जाएगा NC। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर P का जो फर्स्ट पार्ट है उसका D ऑप्शन। ठीक है, सेकंड लिखा है द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखो भाई ये तो मेरे पास B का फर्स्ट पार्ट था, अब B का सेकंड पार्ट मेरे पास क्या लिखा है, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन। देखो भाई ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है πV = NHT। तो पहली बात तो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है किस पर, टेम्परेचर पर। कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है तो वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती है, और टेम्परेचर पर भी देखो यहाँ डिपेंडेंसी है। ठीक है, अब ऑप्शन कह रहा है इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ। ठीक है, मोल्स बढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, डिक्रीजेस तो करेगा नहीं क्योंकि डायरेक्टली है, मोल्स के बेटा क्या है डायरेक्टली है, बी वाला क्यू वाला फर्जी है। इंक्रीजेस एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो पाई का मान क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो क्या क्या सही था मेरे पास,
P&R आपके बी ऑप्शन में है, तो इसका बी ऑप्शन बेटा सही है। ठीक है, ये बी का मेरे पास थर्ड पार्ट है, ये बी का मेरे पास थर्ड पार्ट क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। देखो भाई 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल, टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल। देखो आखिरी के नीचे अल्कोहल है, आखिरी के जो 3 ऑप्शन है वो अल्कोहल है, और फिनॉल अलग कंपाउंड होता है। ठीक है, फिनॉल का जो पीके होता है ना बेटा वो 10 के आसपास होता है, और अल्कोहल का पीके 16 के आसपास होता है। तो जिसका पीके बेटा कम होता है, जिसका पीके कम होता है वो ज़्यादा एसिडिक, तो इसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है बेटा वो फिनॉल है। इसी के साथ मेरा पहला पेज कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट भी आ जाए। देखो इसका फोर्थ पार्ट बी सेक्शन का मेरे पास फोर्थ पार्ट यहाँ पर क्या बताया गया, देखो क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डस नॉट फॉर्म, करेक्ट, कौन सा टॉलेंस के साथ रिएक्शन नहीं करता है, कौन सा। देखो भाई ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है, करता है, फ्रक्टोज में बेटा कीटोन होने के बाद भी करता है, आपको बैच में बताया गया था। ठीक है, सुक्रोज एक ऐसा होता है जिसमें 1,2 लिंकेज होने की वजह से उसके दोनों हेमी एसिडल वाले बॉन्ड जो है वो चले जाते हैं, इस वजह से सुक्रोज जो होता है वो टॉलेंस और फेलिंग रिएक्शन नहीं करता। तो इसका ऑप्शन आपका सुक्रोज हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट का क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, उसने कॉम्प्लेक्स में दे रखा है डी बना दिया, मेटल को डी बना दिया, और ईएन का होल ट्वाइस दे रखा है, और क्या दे रखा है, H2O का होल ट्वाइस कर रखा है, और यहाँ पर Cl2। पेपर आपका इधर आएगा देख लीजिएगा। अब इसमें क्या क्या निकालना है, मेरे को निकालना है इसका ऑक्सीडेशन, पहले निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। तो देखो भाई मैं यहाँ लिख देता हूँ, डी लिखा हुआ है, डी के बाद ईएन का होल ट्वाइस है, फिर H2O का होल ट्वाइस है, फिर यहाँ मेरे पास Cl2। ये बताइए ईएन बनाता है एक बॉन्ड, तो 2 ईएन बनाएंगे 4 और 2 ये बनाएंगे, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है बेटा वो तो 6 आ गया। ईएन का चार्ज 0 होता है, वाटर का चार्ज 0 होता है, Cl का क्या होता है -1, तो बेटा इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बेटा प्लस आपका 2 आ जाएगा। Cl2 ही लगा हुआ ना, नहीं Cl3 लिखा है, क्या लिखा है Cl3, तो Cl3 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा +3। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा 6 and 3 डी ऑप्शन आपको दे रखा है। ठीक है, अब मेरे पास कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है उसके बाद, जिसमें कुछ एजर्जन रीजन टाइप का उसने पूछ रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए उसी के नीचे लिखा होगा जो आपका एजर्जन रीजन टाइप का है। अब क्वेश्चन में एजर्जन क्या लिखा है, द प्रोसेस ऑफ हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन। देखो भाई जब भी हम लोग बेंजीन का क्लोरिनेशन वगैरह कराते हैं तो आपको पता होगा हम लोग बेंजीन लेंगे, बेंजीन के साथ बेटा हम लोग क्या लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं। तो आपको बताया गया होगा यहाँ पर हम लोग मोस्टली कैटलिस्ट FeCl3 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो एजर्जन उसने सही लिखा है। ठीक है, रीजन में क्या लिखा है, एनहाइड्रस FeCl3 प्रिपेयर न्यूक्लियोफाइल। ये तो भाई उसने गड़बड़ बात कर दी, क्योंकि इन दोनों की रिएक्शन होने से Cl+ बनता है। क्या बनता है बच्चा, Cl+ बनता है। Cl+ बेटा क्या होता है, Cl+ मेरे पास जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल नहीं बल्कि क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका एजर्जन सही है, रीजन फर्जी है। ठीक है, आगे आते हैं। देखो 7 नंबर भी आपको बैच में ही समझाया गया है। एजर्जन क्या लिखा हुआ है, जिरकोनियम हैफनियम पेयर, आपको अच्छी तरह बताया गया था। जिरकोनियम हैफनियम देखो ये 4D का होता है, ये बच्चा किसका होता है 5D का। ठीक है, कायदे से नीचे आने पर साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, मगर इन दोनों के साइज लगभग बराबर होते हैं। कारण आपको पता होगा लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो एजर्जन में लिखा हुआ है जिरकोनियम हैफनियम पेयर के जो रेडियस है बराबर होती है। रीजन में लिखा है द लेंथेनाइट कंट्रैक्शन। काम खत्म हो गया। एजर्जन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड एजर रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एजर्जन। ठीक है, तो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका जो फर्स्ट ऑप्शन आपका होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा मेरे पास आपका सी नंबर पे आ गया। यहाँ पर उसने एक केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन, पेज आपके सामने आ गया होगा। अगर आपके पास थोड़ा धुंधला दिख रहा हो तो आप कहीं से पेपर मैनेज कर लीजिएगा। देखो भाई मेरे पास केमिकल काइनेटिक्स का पैराग्राफ आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें आपका डायरेक्ट ही हो जाएगा। देखो पहला क्वेश्चन लिखा है, ये सी पार्ट है, सेक्शन ए का सी पार्ट लिखा है, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इट्स यूनिट। देखो रेट कांस्टेंट की बेटा अगर यूनिट पता होती है तो हम लोग ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखो के का मेरे को यूनिट, ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर सी पार्ट देख रहे हैं, सेक्शन हम लोग पहले का सी पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिट दे रखी है उसने मोल की पावर -2, और क्या दे रखा बच्चा, लीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेकंड की पावर 1। ठीक है, ये अगर मैं निकालूंगा इससे सॉल्व करूं dx/dt, अगर मैं सेकंड, देखो फर्स्ट ऑर्डर का तो सेकंड इनवर्स होता है, फर्स्ट नहीं है, जीरो का भी नहीं, तो ये k हो गया, हम a की पावर 2 सेकंड ऑर्डर मान के चलते हैं तो k ऐसे रहेगा। ये हो गया मोल पर लीटर का स्क्वायर हो गया, इसका होता है मोल पर लीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है, अच्छा लीटर का स्क्वायर यहाँ पर आ रहा है, तो ये पावर हमें लग रहा है थर्ड ऑर्डर कर चले। ठीक है, थर्ड ऑर्डर करके चले, क्योंकि थर्ड ऑर्डर करोगे यहाँ पर, थर्ड ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर देखो एक तो एक कट जाएगा। हाँ ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑर्डर का जो आपका इक्वेशन चल रही है वो बेटा थर्ड ऑर्डर की है। ठीक है,
क्योंकि जो इससे निकालोगे तो के का यूनिट मैच कर जाएगा। हाँ बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है, मतलब पहले ऑप्शन, पहला जो आपका क्वेश्चन था कि आपका रेट कांस्टेंट का यूनिट पता है, ऑर्डर क्या है, तो थर्ड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी। तो भाई मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर में रिएक्शन तो आपको कितनी बार बताया गया है कि जो मॉलिक्यूलरिटी होती है वो हम रिएक्शन को देख के बताते हैं, और जो ऑर्डर होता है वो एक्सपेरिमेंटल जो पावर लगी होती है उनसे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये सब डिफरेंस आप लिखिए आए होंगे। अच्छा, फिर लास्ट क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसे कुछ दे रखा है, फॉर द रिएक्शन 2A से B + C द रेट ला दे रखा है, रेट इज इक्वल टू के A⁴ विच इज द ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। भाई इसको एलिमेंट्री मानना चाहिए था, तो ऑर्डर तो हो जाएगा 3/2, ऑर्डर तो हो जाएगा 3/2, मगर मॉलिक्यूलरिटी आप 2 लिखेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलरिटी आप इक्वेशन देख के लिखेंगे तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी 2 आ जाएगी, मगर ऑर्डर आपका हो जाएगा बेटा 3/2। अब मेरे पास सेक्शन बी में हम लोग आ जाते हैं। सेक्शन बी में स्टार्ट करते हैं हम लोग। सेक्शन बी का देखो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन आपको बताया गया था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम्स रिक्वायर्ड फॉर 4.75 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम। देखो भाई कह रहा है 4.75 ग्राम एल्युमिनियम को टोटली डिपॉजिट करने के लिए कितना हमारे पास कूलाम इलेक्ट्रिसिटी लगेगी। क्वेश्चन दे रखी है उसने Al+3, और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है Al, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पर 1 मोल के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब हमारे पास 1 मोल का वेट होता है 27 ग्राम, यानी कि 27 ग्राम को डिपॉजिट करने के लिए 3 फैराडे लगेगा। कितने फैराडे, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लग रहा है ना, तो यहाँ पर 27 ग्राम को अगर आपको डिपॉजिट करना है तो 3 फैराडे लगने वाला है, ठीक है। अब आपको कितना दिया है 4.75, इसलिए 1 ग्राम के कितना लगेगा बच्चा 3/27, इसलिए आपका कितना दे रखा है 4.75। तो 4.75 के लिए कितना लगने वाला है 3 × 4.75/27 फैराडे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऑर्गेनिक रिएक्शन का है। कह रहा है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो भाई कंपाउंड ए का उसने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तुमको दे दिया है C7H6O2, ये मेरे पास ए है। कह रहा है व्हेन कंपाउंड ए इज ट्रीटेड विद SOCl2, इसको हम लोगों ने दिया बच्चा SOCl2। मैं पूरे पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ मोस्टली, ठीक है। SOCl2 ईल्ड से कंपाउंड भी है, कंपाउंड मेरे पास बी बन जाएगा। अच्छा, ऑन हीटिंग विद अमोनिया, तो मैंने इसको अमोनिया गैस दे दिया, इसको मैंने क्या दे दिया अमोनिया गैस, ठीक है। ऑन हीटिंग विद अमोनिया कंपाउंड बी फॉर्म्स ए कंपाउंड सी बन रहा है। उसके बाद कंपाउंड सी फॉर्म्स कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद Br2। कह रहा है कंपाउंड सी जो बन रहा है उसको मैं दे रहा हूँ रिएक्शन विद Br2 एंड क्या दे रहा हूँ के। ये तो हाफ मैन ब्रोमाइड नजर आ रही है, ठीक है। कंपाउंड डी ऑन रिएक्शन विद दिस आइडेंटिफाई। तो देखो भाई सीधी बात है, ये तो साफ साफ 2O वाला कंपाउंड है, एरोमेटिक है, बेंजोइक एसिड की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो ये बेंजोइक एसिड ही है। C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर आपका हो जाएगा OH। पैच कर लो भाई, 7 कार्बन है, बिल्कुल है। H कितने 6, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। इसको जब मैं दूंगा SOCl2 दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर OH के बदले क्या लग जाएगा Cl, क्या लग जाएगा Cl। तो यहाँ पर मेरे पास C डबल बॉन्ड हो के बगल में Cl आ जाएगा, ठीक है। इसको जब मैं अमोनिया गैस दूंगा, अमोनिया न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ अटैक करके एमाइड बना देगा। क्या बना देगा बच्चा एमाइड। तो ये मेरे पास एमाइड बन गया, C डबल बॉन्ड O और NH2। एमाइड मेरे पास ये हो गया C, ये हो गया B और वो था A। अब मैं इसको दूंगा बेटा Br2 + KOH, हाफ मैन ब्रोमाइड आपको कितनी बार बैच में बताई गई होगी, ठीक है। तो CO स्लिप कर जाता है बेटा, तो NH2 जुड़ जाएगा, तो ये मेरे पास कंपाउंड D जो होगा बच्चा वो आपका हो जाएगा एनिलीन। तो जो बच्चे ये स्टेप करके आए होंगे उनको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जो मोस्टली रीजनिंग वाले हैं बेटा मैं उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर, जिनमें रीजन लगना होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी के क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए। लिखा है एक रिएक्शन दे रखी है, उसका रेट ला दे रखा है, रेट इज इक्वल टू KNOO2⁴, ठीक है। मेरे को दे रखा है रेट इज इक्वल टू K और फिर हो जाएगा यहाँ पर क्या दे रखा है NO और फिर दे रखा है O2⁴ दे रखा है, सही है। चलो भाई इसका ऑर्डर तो थर्ड हो गया, अच्छी तरह पता है आपको। कह रहा हाउ विल द रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज इफ NO कंसंट्रेशन इज डबल एंड O2 इज हाफ, ठीक है। इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, कर देते भाई। तो इसको डबल कर दिया तो 2NO⁴1, इसको हाफ कर दिया 1/2 O2⁴2। अच्छा 2⁴1 से 2 बार निकलेगा, ये 2 का स्क्वायर यानी 1/4। ओवरऑल रेट हाफ हो जाएगा, ओवरऑल रेट क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, मतलब इतना करने पर रेट जो होगा वो हाफ हो जाएगा, 1/2 दिख रहा होगा, ठीक है। तो जिसने हाफ करा होगा उसका सही होगा। फिर क्या लिखा है
इफ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इफ NO इज लार्ज। देखो अगर हम NO को एक्सेस में ले लेंगे तो NO की पावर फिर हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर रिएक्शन बेटा सेकेंड ऑर्डर की रह जाएगी। ठीक है, कोई भी अगर अमाउंट आपका एक्सेस में हो गया तो उसको हम कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, फिर आपका जो ऑर्डर होगा केवल O2 पर डिपेंड करेगा, तो कैसा हो जाएगा सेकेंड ऑर्डर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास फिर से एक रोड मैप प्रॉब्लम के फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 मेरे पास क्या आ गया, एक रोड मैप प्रॉब्लम के फॉर्म में आ गया। ठीक है, व्हेन ए ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, फॉर्मूला क्या दे रखा है C4H9Br। ठीक है, ये दे रखा है C4H9Br, ये मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इज ट्रीटेड विद एक्वस केवेज। देखो भाई यहाँ पर उसने दिया है एक्वस, अभी तो बस ये नहीं पता यहाँ पर कि ये Br 1 डिग्री का है, तो इससे 2 ही Br लग सकते हैं, या तो किनारे या बीच में। एक्वस केवेज देंगे मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन लगेगा। ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ कंपाउंड ए ओनली, मतलब ये जो है वो ए पर डिपेंड करता है, मतलब ये SN2 रिएक्शन है। कैसे रिएक्शन है बेटा, SN2 रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा SN2 बोल रहा है तो Br के किनारे होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट when compound B with the same molecular formula react with aqueous KOH they depend on the, अच्छा कह रहा है इसी तरह का बिल्कुल कंपाउंड बी भी इसी फॉर्मूले का है, उसको जब हम लोग एक्वस केवेज देते हैं तो ये बेटा रेट दोनों पर डिपेंड कर रहा है। रेट दोनों पर डिपेंड मतलब ये सॉरी रेट ए वाले में इस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये SN1 की बात कर रहा है और इसमें दोनों पर डिपेंड कर रहा है, मतलब ये SN2। अच्छा ये SN1 हो गया, इसका मतलब यहाँ पर ये हायर डिग्री का रखेंगे और ये बेटा SN2 हो गया, तो हम लोग इसको लोअर डिग्री के रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या रहेगा एक्वस केवेज द रेट और डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बी एज वेल एज KOH। ठीक है, तो दोनों का स्ट्रक्चर बना दो भाई। ए चूंकि ए का रेट इस पर डिपेंड कर रहा है तो मैं इसे टर्सरी ब्यूटिल बना लूंगा। इसे क्या बना लूंगा, टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड बना लूंगा। जब आप इसकी बात करेंगे तो बेटा ये SN1 देगा तो रेट इस पर डिपेंड करेगा। इस वाले में बी को ऐसे बना लूंगा CH3 CH2 Br, इसको कर लूंगा 1 डिग्री का। जब मैं 1 डिग्री का कर लूंगा तो आप देखेंगे रेट केवल इसी पर डिपेंड, इस पर डिपेंड करेगा प्लस बेस पर भी डिपेंड करेगा। तो ए का स्ट्रक्चर बेटा ये होगा और बी का स्ट्रक्चर बेटा ये होगा। तो जो बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था, तो जो बच्चे ये कर आए होंगे जिनको अपना पता होगा कि हम किस तरह से अपना ऑर्डर मेंटेन कर सकते हैं, तो ये हम लोग कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर मेरे पास ये हो गया 5th हो गया। 5th के बाद मेरे पास 6 क्वेश्चन कौन सा है, 6 नंबर, एक मिनट भाई। क्वेश्चन नंबर 666 ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एथिल साइनाइड को रिड्यूस करा गया। ठीक है, अरे भाई एथिल ले लो C2H5 और C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको अगर मैं रिड्यूस करता हूँ LiAlH4 तो भैया 4H दे देगा, 4H पकड़ा के आ जाएगा, प्राइमरी एमीन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा बच्चा C2H5, यहाँ हो जाएगा CH2, फिर क्या हो जाएगा NH2। ये तो इसका आंसर हो गया। फिर लिखा है एनिलीन को दिया ब्रोमीन वाटर। अरे भाई एनिलीन इतना बड़ा वाला एक्टिवेटर है ना कि भाई एनिलीन को अगर मैं ब्रोमीन वाटर देता हूँ तो येलो कलर का PPT आता है। ठीक है, आपका जो Br है NH2 हाईली एक्टिवेटर है तो किसी पोजीशन को छोड़ेगा नहीं, सब जगह पे Br आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो आपका एनिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का है। व्हेन conducting an experiment on condensation compound, Serene observed a white PPT of when silver nitrate solution was added to aqueous solution of the complex। ठीक है, मेरे को ये एक सोल्यूशन दे रखा है, इसमें ये दे रखा है CONS3, सब तो उसने दे दिया है, करना क्या है। ठीक है, होल ट्राइस ये हो गया, EN दे रखा है और सल्फेट दे रखा है और यहाँ पर एक Cl दे रखा है। ठीक है, आप इसमें डालेंगे सिल्वर नाइट्रेट तो AgCl का PPT बन जाएगा, मालूम होगा। ठीक है, अच्छा व्हेन हाउ कैन द आयनाइजेशन आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कह रहा है इसके और कौन सा आयनाइजेशन आइसोमर बन सकता है। तो एक काम करो, सल्फेट बाहर कर लो, Cl अंदर कर लो, तो उसका जो अगला फॉर्म बनेगा, आयनाइजेशन बोल दिया ना तो आयंस डिफरेंट होंगे। तो अमोनिया तो आयनाइज होता नहीं है, ना ही बच्चा EN होता है, तो मैं बेटा Cl को अंदर ले गया और सल्फेट को, ये इसका बेटा आयनाइजेशन आइसोमर है। इन्हीं दोनों के बेटा IUPAC नाम लिखने हैं, मैं लिखने जा रहा हूँ। इसका नाम पहले क्या हो जाएगा, ट्राई एमीन, उसके बाद एथिलीन डाइमीन, सल्फेटो कोबाल्ट, कोबाल्ट पे आएगा थर्ड और क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया। इसका नाम देखें ट्राई एमीन, उसके बाद क्लोराइडो और एथिलीन डाइमीन, कोबाल्ट, थर्ड, सल्फेट, ये इनके बेटा
आईयूपीएसी नाम हो जाएंगे जो आपने मतलब इन दोनों के हमें बेटा आईयूपीएसी नाम मेंशन करने थे। ठीक है, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर, ये मेरे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब 8th वाले में आ जाइए तो सीधे ही हो जाएगा, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक नेचर। देखो सब एल्कोहल है, पहले वाला तो इथाइल एल्कोहल है तो इथाइल देता है प्लस आई इफेक्ट, उससे बेटा एसिडिटी कम हो जाती है। अगला क्या है, ट्राईफ्लोरो, उसके बाद ट्राईक्लोरो। तो ज़्यादा एसिडिक कौन सा हो जाएगा, ट्राईफ्लोरो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उससे कम होगा ट्राईक्लोरो, सबसे कम होगा आपका एथेनॉल। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो भाई बॉइलिंग पॉइंट्स का ऑर्डर निकालना है, तो देखो भाई पहला हो गया एथेनॉल, इसमें एक ही OH आ रहा है, दूसरा एथिलीन ग्लाइकोल, यहाँ पे 2 OH आ रहे हैं, और CH3 CH2Cl इसमें तो आपका OH ही नहीं आ रहा है। तो कुल मिला के जो एथिलीन ग्लाइकोल है जिसमें 2 OH हैं, तो एक OH अपने अलग एच बॉन्ड बनाएगा, दूसरे OH भी अपने अलग एच बॉन्ड बनाएगा, तो सबसे अलग बॉइलिंग पॉइंट एथिलीन ग्लाइकोल का हो जाएगा, उससे कम आपका एथेनॉल, उससे कम आपका एथिल क्लोराइड का। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो मैं सीधे ही बता दे रहा हूँ, एक कन्वर्जन पूछा गया है। देखो एसिटिक एसिड दे रखा गया है CH3COOH, एसिटिक एसिड को बेटा क्या दिया गया PCl5, PCl5 दोगे तो क्या होगा, आपको क्या सिखाया गया बैच में, OH के बदले Cl, तो CH3C डबल बॉन्ड ओ Cl बन गया। ठीक है, ये बन गया। उसके बाद आपको क्या दिया गया, अरे भाई रोजनवुड दे दिया गया है, H2 गैस दोगे रोजनवुड दोगे तो यहाँ पर Cl के बदले H, एसिडल्डिहाइड बन गया। क्या बन गया बेटा, एसिडल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, उसके बाद इसको ऑक्सीडाइज कराया गया तो बेटा एसिडिक एसिड बन जाएगा CH3, क्या ही करना है, फिर से वहीं पहुंच गया घूम के। उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हीट। देखो भाई अगर इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं, अगर हम इसका कैल्शियम सॉल्ट बनाते हैं और हीट करते हैं तो बच्चा हमारे हाथ में एसीटोन हाथ में आता है। क्या हाथ में आएगा, एसीटोन। तो जो कंपाउंड डी है बेटा वो एसीटोन है। उसके बाद 2 कन्वर्जन करने हैं, एक बेंजल्डिहाइड से बनाना है बेंजीन। बेंजल्डिहाइड से क्या बनाना है, बेंजीन। तो देखो भाई बेंजल्डिहाइड से अगर बेंजीन बनाना है मेरे को, तो ये हो गया बेंजल्डिहाइड, इसको पहले मैं ऑक्सीडाइज कर दूंगा तो ये बन जाएगा बेंजोइक एसिड। क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड। बाकी इसका मैं दूंगा पहले NaOH और फिर दूंगा सोडा लाइम, मतलब NaOH और आपका CaO। ठीक है, इनको हीट करूंगा तो ये डी कार्बोक्सिलेशन लग जाएगा, फाइनली मेरे पास यहाँ बन जाएगा बच्चा बेंजीन। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर दे रखा है मेरे को, ये दे रखा है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। अब मेरे को बनाना है बेंजोइक एसिड, मेरे को बनाना है बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में लाना है CHO, पहले मैं इसको दूंगा PCl5 दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर OH के बदले Cl लग जाएगा, OH के बदले क्या लग जाएगा Cl, तो C डबल बॉन्ड ओ Cl। अब मैं इस पर लगा दूंगा रोजनवुड लगा दूंगा, तो रोजनवुड H2 हो गया PdBaSO4, ये रिडक्शन कर देगा, यहाँ Cl के बदले H चिपक जाएगा तो मेरा बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बात समझ रहे हैं। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्लियर हो गया। ठीक है, 10th वाले का मैं केवल फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप सभी बच्चे करके आए होंगे, केवल वैल्यू आपको पुटअप करनी है, मैं फॉर्मूला यहाँ पर क्लियर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 देखो भाई क्या है, क्या आपको निकालना है, कैलकुलेट द E0 सेल ऑफ द फॉलोइंग। आपको E0 सेल निकालना है, E सेल गिवन है और आपको रिएक्शन गिवन है Na से Na प्लस 2.1 मोलर, कॉपर डबल प्लस से इतना कॉपर। ठीक है, तो पहले इसका मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। बताओ, Na लिखा यहाँ पर, फिर लिखा मैंने कॉपर प्लस 2 इक्वल टू में क्या हो गया Na डबल प्लस प्लस कॉपर। ठीक है, जो लेफ्ट में होता है उसी में ऑक्सीडेशन होता है, जो राइट उसमें रिडक्शन होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है बेटा E सेल बराबर E0 सेल और माइनस का 0.0591 अपॉन यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, log 10 बेस पर ऊपर आप लिखेंगे पहले Na प्लस 2, कॉपर से मतलब नहीं सॉलिड फॉर्म में है, और नीचे आप लिखेंगे कॉपर प्लस 2, ये भी एक्वस फॉर्म में ये लिखेंगे। अच्छा, अब आपको ई सेल दे रखा है, देखिए आपको न्यूमेरिकल में ई सेल दिया 0.5 ने लगा देंगे, ये आपको निकालना है। आप ये 2 लगा चुके हैं और इन दोनों का निकल का कितना दे रखा है बेटा, पढ़ते हैं, निकल का दे रखा है 0.1, तो यहाँ 0.1 और यहाँ 0.01 लगा के सॉल्व कर लेंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाइए। देखो यहाँ पर, अरे उल्टा चले गए, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक रोड मैप बना है, क्वेश्चन नंबर 12 में सीधे बता देता हूँ, अपना कर लीजिएगा। लिखा है C2H5Br। बेटा इसको अगर आप KCN दोगे ना तो CN जाके जुड़ जाएगा, मतलब बन जाएगा C2H5CN बन गया। सुनते जाइएगा, ये A हो गया। ठीक, फिर LiAlH4 दे रखा है, तो ये CN को अभी रिड्यूस कराया था, एमीन बन जाएगा, तो CH2NH2 आ जाएगा। फिर HNO2 से क्या हो जाएगा, डाईएटाइज होगा, मगर आखिर में एल्कोहल बनेगा। तो आंसर मेरे पास आएगा, मेरे पास C2H5, उसके बाद CH2 और OH, प्रोपेनॉल आएगा। ठीक है,
12th क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का आंसर प्रोपेनॉल है, ठीक है। अच्छा, सेकंड में क्या लिखा, तो पहले आपका एमाइड दे रखा है, एमाइड पे लगाया हाफ मैन ब्रोमाइड, 20 से CO खिसक जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा देखते हैं, C2H5 C डबल बॉन्ड O NH2, उसने हाफ मैन ब्रोमाइड लगा दी, CO खिसक लेगा तो आपका बन जाएगा एथिलेमीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एथिलेमीन। अब इसको क्या दिया गया, आहा, क्लोरोफॉर्म और के, कितनी बार एक ही क्वेश्चन को एक ही पेपर में पूछोगे भाई, ये कार्बिलेमीन NH2 के बदले क्या हो जाएगा, NC हो जाएगा। NC के बाद उसका रिडक्शन कराओगे NC, अब ये बन गया मेरे पास C2H5NC। बेटा सिखाया गया होगा जब NC को रिड्यूस कराओगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, तो ये बन जाएगा C2H5, फिर हो जाएगा NH और बगल में हो जाएगा CH3। तो ये देखो एक H बीच में लगेगा, 3 H किनारे लगेंगे, तो यहाँ जो बनेगा बेटा वो आपका सेकेंडरी अल्कोहल होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। आप पेपर अगर अलग से मेंशन कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, ठीक है। अब इसके बाद ये अभी इसका आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में पहले आइए, क्या लिखा है, फिल्केस्टीन रिएक्शन सभी को पता है बेटा कैसे होती है, ठीक है। फिल्केस्टीन में क्या कराते हैं हमको, अगर आप कोई भी एल्किल हैलाइड देंगे CH3 CH2 Cl, इससे मेरे को आयोडाइड बनाना है, तो मैं इसको NaI दे दूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन दे दूंगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एसीटोन, I माइनस जाएगा और यहाँ पे धक्का दे के Cl को हटा के आयोडो एल्केन बना देगा फिल्केस्टीन। विलियमसन पता ही होगा, कितनी बार चिल्ला के विलियमसन बता रखा है, वो आपने कर लिया होगा। रीमर टीमन आपको पता है कि भाई विलियमसन में क्या होता है, RONA होता है, RX होता है, ईथर बन जाता है, ठीक है। रीमर टीमन में क्या होता है, फिनॉल के रिएक्शन कराते हैं क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, तो मेरे पास क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। आगे बढ़ते हैं फटाक से। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 15 कितना अच्छा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एक कॉम्प्लेक्स A है, A वाले का उसने दे रखा है, बताइए T2G4 और EG2, ठीक है, और B वाले का क्या दे रखा है उसने, T2G6 और EG2, सब आपको वैसे पढ़ा रखा है। बताओ ये कब भर पाएगा, पहली बात तो ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स है, ये T2G और EG, तो 4 भरे नीचे, तो 1 2 3 4 ऊपर भी गए हैं, मतलब ये वीक फील्ड लिगेंड रहा होगा। कैसा लिगेंड रहा होगा, वीक फील्ड। यहाँ पे 6 के 6 सब नीचे भर गए, तो ये बेटा कैसा रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड, ठीक है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड हो गया तो सब ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। कह रहा पहला विच ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स A एंड B लो स्पिन, ठीक है, तो जिसमें आपके सब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा तो ये लो स्पिन है, और जिसमें अनपेयर्ड दिख रहा है वो कैसा, हाई स्पिन। तो ये B वाला लो स्पिन है, A वाला हाई स्पिन है। राइट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड कॉम्प्लेक्स A एंड B, इसमें अनपेयर्ड कितने हैं, 4, इसमें 0 है, ठीक है। डस कॉम्प्लेक्स A हैव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स और वीक फील्ड लिगेंड, तो कॉम्प्लेक्स A बताना, कॉम्प्लेक्स A में वीक फील्ड लिगेंड है, गिव रीजन, क्योंकि आपका पेयरिंग नहीं हो पाई है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड होता ना तो ये 6 भी ऐसे ही भरे होते। ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 15 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आ जाओ, ठीक है। लिखा है 16 का फर्स्ट का ए पार्ट, बाय रेफरिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हाउ कैन एनोड एंड कैथोड हाफ सेल आइडेंटिफाइड। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या होता है, जो लेफ्ट में होता है वही आपको पढ़ाया गया होगा, आपकी कोचिंग में LOAN सिखाया गया होगा, RRCP सिखाया गया होगा। तो जो लेफ्ट में होता है वही ऑक्सीडेशन होता है, वही एनोड बनता है। जो राइट में होता है जिस पे रिडक्शन होता है वही मेरा कैथोड बनता है। तो इससे डिसाइड करेंगे एनोड कैथोड, ठीक है। व्हाट इज द सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज क्या है, जब भी हम लोग 2 सेल लेते थे गैल्वेनिक सेल में 2 सेल, तो उसके बीच में एक नली में हम लोग KCl भरते थे, ठीक है। ये क्या करता था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी करता था। यहाँ पर आफ्टर रिएक्शन चार्ज क्रिएट होते थे, उन चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम KCl भरते थे। तो जहाँ प्लस इकट्ठा है वहाँ पे Cl आ जाएगा, जहाँ माइनस इकट्ठा है वहाँ K प्लस आकर के न्यूट्रलाइज करेगा, तब करंट आगे बहेगी, ठीक है। और व्हाट इज द एडवांटेज, फ्यूल सेल के एडवांटेज आपको बताए गए थे कि यहाँ पर पहली बात तो जब तक आप फ्यूल देते रहोगे तब तक चलता रहेगा। फ्यूल गैस में फ्यूल वाले में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी वेस्टेज प्रोडक्ट नहीं हो, क्योंकि पानी बन रहा होता तो कोई वेस्टेज मटेरियल नहीं होता, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पर क्या दिक्कत आ रही है कि H2O2 क्या है कि आपका लगातार पास करना पड़ेगा, तब जाके आपका फ्यूल मतलब आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद और वाले में आ जाओ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ डाइल्यूशन डिक्रीजेस अपॉन, आपको बताया गया था जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता है 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में जो कंडक्टेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। अब बताइए जब इसमें पानी बढ़ाओगे तो वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूबिक से बढ़ेगा, तो उसमें नंबर ऑफ आयंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घट जाता है, ठीक है। द EMF ऑफ ए सेल, करा किसी भी सेल का अगर EMF पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस क्यों होती है, तो बताइए डेल्टा G का फॉर्मूला होता है -NFE, आपको अच्छी तरह पता होगा।
आपने 11 में सीखा होगा कि जिस रिएक्शन का डेल्टा जी माइनस में आता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। अब बताइए इसमें डेल्टा जी माइनस कब आएगा, जब ई कैसा होगा, पॉजिटिव। जब ई पॉजिटिव होगा यार तभी तो डेल्टा जी निगेटिव आएगा, तभी आपका रिएक्शन कैसा होगा। तभी वो पूछ रहा है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होने के लिए आपका जो ई है बेटा वो पॉजिटिव को होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ सेल विच रिएक्शन अकर ओनली ये वन डायरेक्शन। देखो ये वन डायरेक्शन में जो होती हैं वो प्राइमरी सेल होती हैं और दोनों में जो होती हैं वो क्या होती है, सेकेंडरी। तो आप ड्राई सेल बता दो, 3-4 सेल आपको प्राइमरी की पता है, बाकी आप सेकेंडरी के लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17 में आप आ जाइए, 17 नंबर में आइए आप। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड एग्जिस्ट इन द 4-2 फॉर्म, ठीक है। देखो जो पहला वाला फॉर्म है वो तो सिंपल सा है, मगर जो बाद वाला फॉर्म है बेटा वो ज्यूटर एन बोलते हैं, जहाँ डाइपोल बन जाता है, ठीक है। द अबव स्ट्रक्चर इज एन एग्जांपल ऑफ ज्यूटर एन, ठीक है। इफ द साइड चेन रिएक्शन आर इज रिप्लेस बाय हाइड्रोजन, क्यों भाई, अगर आर के बदले एच लगा दोगे तो हमारा सबसे पहला हमारा बन जाएगा ग्लाइसिन, तो यहाँ ग्लाइसिन लिखना है जे, ठीक है। जेस इज नोटिस दैट हरगम, ये भाई रटने वाला क्वेश्चन को देख लीजिएगा। विच लिंकेज होल्ड 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड, करा डाइसेक्राइड में हमारे पास जो 2 यूनिट जुड़े होते हैं उस लिंकेज का नाम क्या होता है, उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 में आपका आ गया आपका केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपको खूब सिखाए गए थे टेबल वाले, जिसको देख करके हम लोग क्या निकालते हैं, पहले रेट निकालेंगे फिर हम आंसर निकालेंगे। अब देखो क्या करना है, जरा पहले से दूसरे डाटा में आओ। देखो पहले से दूसरे डाटा में आओगे, एक आपका दे रखा है NO का है, एक आपका बच्चा Cl2 का है और एक आपका रेट का है, ठीक है। अब जरा आप पहले से दूसरे में आओ, बताइए NO पहले भी 2 था बाद में भी 2 था, मगर Cl2 3 टाइम्स हो गया। देखिए Cl2 3 टाइम्स हो गया तो रेट भी 3 टाइम्स हो गया, मतलब जो Cl2 है Cl2 इसकी पावर 1 होगा। देखो जब पावर 1 होती है तो जो यहाँ करोगे वो ओवरऑल होगा, ठीक है। अच्छा अब उसके बाद पहले से तीसरे में आइए, बताइए NO को कर दिया 3 टाइम्स, Cl2 में पहले से तीसरे में कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो बताओ ये 3 टाइम्स हुआ, ये 3 टाइम्स हो गया और देखिए यहाँ पर ये हो गया है, ये अगर पहला वाला 2.0 10⁻³ था और जो लास्ट वाला उसको मैं कर लेता हूँ 18 × 10⁻³। 18 समझ में आ गया होगा, 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, ठीक है। तो बताइए यहाँ पर कितने गुना हो गए, ये 9 टाइम्स हो गया, तो ये 3 गुना, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 टाइम्स। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो NO की पावर में 2, तो आपका ये रेट ला बन गया, K लगा होगा। तो बताओ किस, और आप सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। लिखा है व्हाट इज द ऑर्डर, तो भैया NO का ऑर्डर 2 है, Cl2 का 1 है। कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर, तो ओवरऑल ऑर्डर 3 हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट क्या निकालना है, यहाँ पे रेट लगा है, आप किसी भी डाटा से उठा लो, रेट लगा दो, NO का अमाउंट लगा दो, Cl2 लगा दो, K निकला है। चाहे आप पहले कॉलम का इस्तेमाल कर लो, चाहे दूसरे कॉलम का कर लो, चाहे तीसरे कॉलम का कर लो, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन है तो काफ़ी लेंथी सा, देख लेते हैं जरा। सेक्शन D में आ गया हमारे पास। देखो उनकी जो कहानी लिखी रहने दो, हम लोग अपने आंसर खुद से भी बता सकते हैं। अगर आप फिनॉल पढ़ के गए हैं तो बड़े आराम से आप बता लोगे फिनॉल के आंसर। तो वो क्या लिखा है, पहला क्वेश्चन, हाउ इज द एसिड मेंटेन अबव प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल, ठीक है। हाउ इज द एसिड मेंटेन अबव प्रिपेयर्ड फ्रॉम फिनॉल, कह रहा कौन सा एसिड हम लोग फिनॉल से बनाते हैं। देखो भाई फिनॉल जो होता है उसको हम अगर नाइट्रेशन कराते हैं तो एक बनता है पिक्रिक एसिड बनता है। क्या बनता है, पिक्रिक एसिड। राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व द प्रिपरेशन, ठीक है। तो आप एक क्वेश्चन लिख दीजिएगा, नाइट्रेशन करा दीजिएगा। फिनॉल इज लेस सोल्यूबल इन वाटर इन कंपेयर टू एल्कोहल। देखो फिनॉल में क्या होता है कि फिनॉल में जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो क्या करता है, रेजोनेंस में है, मगर एल्कोहल में बेटा कोई भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है, तो इसका एज बॉन्डिंग ज़्यादा अच्छा बनेगा, उसका एज बॉन्डिंग इतना अच्छा नहीं बनेगा वाटर के साथ। तो फिनॉल पानी में कम सोल्यूबल है और एल्कोहल ज़्यादा सोल्यूबल है, ठीक है। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्लोरोबेंजीन। देखो भाई अगर हम क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाते हैं तो उस मेथड को डाउ मेथड बोलते हैं। इसको Na के साथ हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर होगा, बाद में एसिडिफाइड भी करना पड़ता है, तब जाके मेरे पास यहाँ जो बनता है उसका नाम क्या होता है, फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिकुलर फॉर्मूला। कुछ रोड मैप टाइप के क्वेश्चन आ गया। एक कंपाउंड है जिसका मॉलिकुलर फॉर्मूला मेरे पास है, मैं इधर लिख देता हूँ। इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। भाई ये अल्कोहल हो सकता है, ईथर हो सकता है, ठीक है। गिव्स पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट, काम खत्म, अल्कोहल हो गया। कुल मिला के पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है। अब ये अल्कोहल या तो टर्सरी होगा या सेकेंडरी होगा, ठीक है। विद इन 5 मिनट्स काम खत्म, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। तो सेकेंडरी अल्कोहल मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल मैंने बना लिया। अगर कहता है तुरंत देगा तो मैं बनाता टर्सरी अल्कोहल, ठीक है। और फिर लिखा है कंपाउंड ए अपॉन ऑक्सीडेशन, तो ये ऑक्सीडाइज कर दो
सेकेंडरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करोगे तो ये कीटोन बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी CH2, तो ये सब कंपाउंड आपके इसमें बनेंगे। ठीक है, उसका लिखा है इन द एबो रिएक्शन कंपाउंड बी इज रिड्यूस, कंपाउंड बी यही बना है, क्यों, इसको हम देंगे जिंक अमलगम। बच्चा ये कौन सा होता है आपको पता होगा, क्लेमेंसन रिडक्शन, तो जहाँ पर CO होगा वहाँ क्या बन जाएगा CH2, तो ब्यूटेन बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3, जहाँ CO वहाँ CH3, क्लेमेंसन हो गया। ठीक है, एंड फॉर्म्स कंपाउंड C, कंपाउंड C मेरे पास ब्यूटेन है। ठीक है, राइट द बैलेंस, सब बैलेंस कर लेना, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में आप आ जाइए। देखो ये इसी में देख लो, कह रहा है टाइटेनियम +3 सॉल्ट और कलर। देखो टाइटेनियम +3 करोगे तो वो D1 सिस्टम निकलेगा, D1 मतलब कलरफुल, टाइटेनियम +4 कलरलेस क्योंकि वो D0 होता है। ठीक है, उसका लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म एला, हाँ भाई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स एला मिलाते हैं, बनाते हैं, क्योंकि उनके साइज लगभग बराबर होते हैं और उनको आपस में मिक्स करके एलाय बनाना काफ़ी आसान है, क्योंकि मेटल को रिप्लेस आराम से कर देता है क्योंकि साइज इक्वल होते हैं। ठीक है, द पिंक कलर ऑफ KMnO4 सोल्यूशन फॉर्म। ठीक है, ये तो एक पर्टिकुलर डी ब्लॉक की रिएक्शन है, आपको डी ब्लॉक में KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टियां सिखाई गई होंगी कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो वो फेरस को फेरिक में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और ये जो आगे दो रिएक्शन दे रखी हैं ये भी आपको बताया गया है कि KMnO4 का ऑक्सीडाइजिंग एक्शन फॉर द आपका ऑक्जेलिक एसिड एंड फॉर द H2S। ऑक्जेलिक एसिड वाले में बेटा CO2 प्लस वाटर बन जाएगा, H2S वाले में आपका सल्फर बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन, ये आगे बढ़ जाते हैं इसमें। अब ये आखिर के 1-2 न्यूमेरिकल्स वगैरह बचे हुए हैं, ये अपना आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद है कि आपका ये देखो ये बड़े सिंपल सा न्यूमेरिकल है, केवल सोल्यूशन का न्यूमेरिकल है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। तो कोशिश तो मैंने पूरी करी है कि पूरा पेपर लगभग सॉल्व करा दूँ, मगर हाँ 1-2 न्यूमेरिकल वगैरह हैं तो अपना देख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों को भेज देना ताकि वो भी इस लेक्चर को देख सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।